विल स्टार्ट ऑफ आवर टुडेज़ क्लास। हमारी पिछली क्लास जो है उसका नाम था कैपेसिटी एंड लोकेशन प्लानिंग एंड लोकेशन लॉजिस्टिक्स। इसमें हमने जो मेजर टॉपिक्स पढ़े ना वो थे कैपेसिटी। उस कैपेसिटी के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी एंड लॉन्ग टर्म कैपेसिटी। अच्छा, फ्लेक्सिबल कैपेसिटी का क्या मतलब है कि आप सेम रिसोर्सेज से सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को या कुछ प्लानिंग को चेंज करके डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपेसिटीज़ अचीव कर सकते हैं, और उस कैपेसिटी की अचीवमेंट में आप अपनी प्रोडक्शन को 100 टाइम्स 200 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, जो कि बर्गर किंग की एग्जांपल थी। फिर हमने बात की थी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी की। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑल्टरनेट में सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑल्टरनेट है वो था स्टाफिंग। आप स्टाफिंग को चेंज करके शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑल्टरनेट अचीव कर सकते हैं। एंड स्टाफिंग के अलावा आप उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को यूज़ करते हुए आप शॉर्ट टर्म कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी की। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप जनरली प्लांट एक्सपेंशन या न्यू प्लांट पे जाते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरत होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड लोकेशन की। जहाँ पे आया था हमारा लोकेशन लॉजिस्टिक्स का पॉइंट कि लोकेशंस कैसे सिलेक्ट की जा सकती हैं, लोकेशंस में किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने एक और तरीका भी देखा था जिसको वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वेरिएबल्स को रख के वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक में आपने फोरकास्टिंग भी पढ़ा था। फोरकास्टिंग को मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ आपको इस हद तक पढ़ना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फ़र्क क्या है, एंड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। क्या मेथड्स हैं, मेथड्स का नाम वगैरह आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं थी। शॉर्ट टर्म कैपेसिटी के अंदर हमने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ा था वो था बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स किसी भी सिस्टम के अंदर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं कि जहाँ से सिस्टम को रेजिस्टेंस मिलती है। सिस्टम स्लो होता है उस पॉइंट पे आके, उसको हम बॉटलनेक कहते हैं। बॉटलनेक इन अ सिस्टम जो है वो प्रेजेंट हमेशा रहता है, और इसकी प्रेजेंट होने की वजह से ही आप सिस्टम के अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे काम करते हो। और ये जो 6 स्टेप आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था ये बेसिकली आपका लोकेशन का प्रोसेस था। और ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स को अपने सिस्टम के ऊपर। कि पहले हम सिस्टम को के कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उनको एलिवेट करते हैं, और अगर कोई कॉन्स्टेंट बॉटलनेक नहीं रहता तो हम नेक्स्ट कॉन्स्टेंट पे चले जाते हैं और रिपीट करते हैं जब तक कि जब सिस्टम के अंदर कोई बॉटलनेक ना रहे। तो इस पूरी स्लाइड्स में आपको करना क्या है, आपको बेसिकली सबसे पहले तो कैपेसिटीज़ तीनों पता होने चाहिए, तीनों कैपेसिटीज़ के ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए, किस कैपेसिटी से क्या इफ़ेक्ट आ सकता है ये पता होना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोकेशन लॉजिस्टिक्स क्या होती है ये पता होना चाहिए। बॉटलनेक आइडेंटिफिकेशन आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। तो बॉटलनेक आपको पूरे सिस्टम में वहीं मिलेगा कि जहाँ से सिस्टम की कैपेसिटी आप बयान कर सकते हो या कैपेसिटी आप डिफ़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की कैपेसिटी होती क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ पैक्स इट कैन प्रोड्यूस। अच्छा, नंबर ऑफ पैक्स प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ पैक्स इट कैन पैक। रॉ मटेरियल बहुत अवेलेबल होता है, बट सारी कैपेसिटी आके ना रुकती है, वो आती है पैकेजिंग पे। कि पैकेजिंग की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जिस पे पूरी फैक्ट्री पूरा प्लांट डिपेंडेबल होता है। तो FMCGs के अंदर you can easily say कि packaging capacity is समर सेमेस्टर होंगे, समर सेमेस्टर का मुझे पता नहीं है। और जो भी आप लोगों में से मोबाइल पे अगर यूज़ कर रहा है जूम को, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली हैंड फ्री यूज़ कर ले। वैसे उनको आवाज़ ठीक नहीं आएगी, तो वो हैंड फ्री अगर यूज़ करेंगे तो उनको आवाज़ बेटर आएगी। तो फ्लेक्सिबल कैपेसिटी हो गई, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी हो गई, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी हो गई, बॉटलनेक हो गए, फोरकास्टिंग हो गई, एंड लोकेशन लॉजिस्टिक्स हो गई। इससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आज का हमारा टॉपिक है जस्ट इन टाइम।
जस्ट इन टाइम आप लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यकीनन एक आध दफ़ा समझा होगा, देखा होगा। जस्ट इन टाइम होता क्या है? तो जस्ट इन टाइम जो है ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है। जस्ट इन टाइम थ्योरी आप अपने सिस्टम में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे? बेसिकली सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री को मैं ईवल कह रहा था, इन्वेंट्री ईवल होती है। इन्वेंट्री से होता क्या है? इन्वेंट्री से आप बहुत सारे फ्लॉस, बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारे क्वालिटी मैनेजमेंट के इश्यूज छुपा लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़, आपने एक पेन का बॉक्स परचेज किया, ज़रूरत थी आपको एक पेन की। अगर उसमें से एक या दो पेन ख़राब भी हो जाते हैं या ख़राब भी निकलते हैं ना, यू वोंट बॉदर। क्यों? क्योंकि आपके पास बॉक्स ऑफ पेन है। लेकिन अगर आपका पेपर है और आपने उसी दिन एक ही पेन यूज़ करना है, वही पेन आपके पास है, तो वो पेन आपके लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट हो सकता है? ये है कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम का, कि आप सिस्टम में से डिफरेंट फिनोमिनास को, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करते हो, सिस्टम में से वेस्टेजेस रिमूव करते हो, सिस्टम में से एक्सेस इन्वेंट्री रिमूव करते हो, एंड सिस्टम में सिर्फ वो चीज़ रहने देते हो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऑपरेशंस में, प्रोडक्शन में, वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, हर जगह आप, इवन एचआर में आप जस्ट इन टाइम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एज़ पर रिक्वायरमेंट एंड एज नीडेड चीज़ों को इस्तेमाल करते हो एंड एज नीडेड चीज़ों को प्रोक्योर करते हो। तो विल स्टार्ट। जस्ट इन टाइम होता क्या है? जस्ट इन टाइम जिस भी सिस्टम में होता है ना, उस सिस्टम में कोई आइडल इन्वेंट्री नहीं होती। मींस कोई भी ऐसी चीज़ उस सिस्टम में उस वक्त मौजूद नहीं होती कि जिसकी ज़रूरत ना हो। पूरे सिस्टम में सारा मटेरियल जो अवेलेबल होता है उसको एक्टिव रहना पड़ता है, जैसे कि वो वर्क इन प्रोसेस में है। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की 3 टाइप्स थी: रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वही होती है जो सिस्टम में एक्टिव होती है। तो जस्ट इन टाइम कहता है कि सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे पड़ी हैं, वो आइडल नहीं होनी चाहिए। आइडल इन्वेंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट की बात नहीं है, फिनिश गुड्स की भी वही बात है कि जस्ट इन टाइम अगर है तो जब ज़रूरत तब बनाओ, जब ज़रूरत तब ख़रीदो, जब ज़रूरत तब इशू कराओ। ठीक है, व्हेन नीडेड देन डन। जस्ट इन टाइम का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। फिर इसके बाद सिस्टम को ना पॉज करने की या स्टॉप करने की ज़रूरत ना पड़े इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र चार्जेस। जो दूसरा पॉइंट है ना, उसका मतलब ये है कि सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हो कि पूरा सिस्टम रनिंग, सबसे पहले तो रनिंग ऑपरेशन में हो, और किसी को अपना चार्ज, अपना ट्रांसफ़र, अपना शिफ्ट दूसरे को देने के लिए ना सिस्टम को पॉज ना करना पड़े। अच्छा, इसमें ना कल एक थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस हुई थी रिगार्डिंग डाइंग एंड कटिंग प्रोसेस, तो मैं उसी एग्जांपल को आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सपोज वी हैव, जस्ट इन टाइम को क्लियर करने के लिए, सपोज वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस विदाउट जस्ट इन टाइम। इस सिस्टम के अंदर हम कपड़े को कट कर रहे हैं एंड देन कपड़े को पहले डाई कर रहे हैं, देन कट कर रहे हैं, देन पैक कर रहे हैं। सिंपल फिनोमेना है कि आपने एक वाइट कपड़ा लिया, उसको अपने कलर्स के हिसाब से डाई किया, उसकी जो शर्ट्स बनानी है उसके हिसाब से कटिंग की एंड देन पैकिंग की। जस्ट इन टाइम नहीं है सिस्टम में, तो होगा क्या? सुबह प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्शन वाले आएंगे। सपोज़ ये शिफ्ट है 9 से 9 12 घंटे की, तो प्रोडक्शन वाले 9 बजे आएंगे। इसके बाद वेयर हाउस से मटेरियल इशू करवाएंगे। मटेरियल इशू कराने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मटेरियल इशू होकर प्रोडक्शन के पास आएगा, प्रोडक्शन उसको डाई करना शुरू करेगी और 1-1.5 घंटे के बाद कटिंग को प्रोडक्शन सामान देना शुरू करेगी टू कट, एंड दैट टू इन पीसेस, बिट्स एंड पीसेस। तो होगा क्या कि प्रोडक्शन या डाइंग ठीक ठाक डाई कर रही होगी और डाई करते हुए वो कटिंग को देती रहेगी। हो सकता है इस दौरान भी कटिंग को 1-आध घंटे का, आधे घंटे का और ब्रेक मिले। तो अगर और फिर वो पैकिंग हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल सिस्टम में देखें ना, तो +2 + 6 आवर्स का गैप है। जस्ट इन टाइम कहता है अगर ये 6 आवर का गैप है ना, तो आप या तो एक शिफ्ट को डबल चलाएं, मीन्स जो ये 12 घंटे चलती थी इसको 24 घंटे चलाएं, ताकि पैकिंग एंड कटिंग को 12 घंटे का सामान मिलता रहे, या अगर आपने इसको 12 घंटे चलाना है तो उन दोनों को 4-4 घंटे चलाएं। इससे नंबर 1 फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1 तो आपकी लेबर कॉस्ट बचेगी। ठीक है। नंबर 2, सिस्टम में जब
आइडल इन्वेंट्री नहीं होगी ना, तो सिस्टम में कोई फ्लॉ छुपाने की, कोई गलती छुपाने की भी गुंजाइश नहीं होगी। और नंबर 3, इन सब की वजह से आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट अच्छी खासी डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मतलब फजूल का ना सामान इनकमिंग में होगा ना आउटगोइंग में। तो आपके पास सिस्टम के अंदर बेसिकली इन्वेंट्रीज जस्ट इन टाइम पे होंगी, इन्वेंट्री ज़ीरो नहीं होंगी, इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम होंगी। जस्ट इन टाइम में भी बफर इन्वेंट्रीज होती हैं, बट वो बफर इन्वेंट्रीज भी वर्क इन प्रोसेस होती हैं, सही, सेफ्टी स्टॉक्स नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि सिस्टम के अंदर जस्ट इन टाइम में बफर इन्वेंट्रीज वर्क इन प्रोसेस की तरह होती हैं, सेफ्टी स्टॉक की तरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हैंड टू माउथ ऑपरेशन होता है, कि जिसके अंदर पूरा का पूरी प्रोडक्शन जो है ना वो उन क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट होती है कि जो क्वांटिटीज़ उन तक पहुंच रही होती हैं। सर कॉस्ट अकॉर्डिंग में भी जस्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच मुनीब। हैंड टू माउथ ऑपरेशन, हैंड टू माउथ ऑपरेशन ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिस्टम के अंदर जब सारी की सारी इन्वेंट्री, बफर इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस होगी, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा, तो वो ऑपरेशन हैंड टू माउथ होगा। मींस कि वो ऑपरेशन 100% डिपेंडेबल होगा। जो इन्वेंट्रीज आ रही हैं, जो इन्वेंट्रीज, जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उन पर डिपेंडेंट होगा। पूरे सिस्टम में कहीं बफर इन्वेंट्री नहीं होगी, बफर स्टॉक नहीं होगा, और पूरा सिस्टम एक दूसरे पे 100% डिपेंडेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल्स या पैकेजिंग मटेरियल का जो टोटल फ्लो है इन लॉजिस्टिक्स सिस्टम, वो भी इस तरह का होगा कि जब इन्वेंट्रीज की ज़रूरत होगी तब ही वो पॉइंट ऑफ यूज़ पे पहुंचेंगी। इससे कोई आइडियल इन्वेंट्री नहीं होगी या कोई ऐसी इन्वेंट्री नहीं होगी कि जिससे वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। जस्ट इन टाइम का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिस्टम के अंदर ऐसी सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है एंड देन उनको रिमूव करना है कि जिनकी वजह से वैल्यू एडिशन कम हो रही है या नहीं हो रही, इधर कम हो रही है या इधर नहीं हो रही। ऐसा कोई भी पॉइंट अगर सिस्टम के अंदर मौजूद है तो यू हैव टू रिमूव इट। अच्छा, अब जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस। अच्छा, जस्ट इन टाइम का थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की तो उसके पास रिसोर्सेज भी कम थे, स्पेस भी कम था, इन्वेंट्रीज के लिए पैसे भी कम थे, सही है। तो उसने इस डिसएडवांटेज को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाया और 15 इयर्स के लॉन्ग पीरियड में जस्ट इन टाइम को इनकॉर्पोरेट किया, जिसको हम आज टोयोटा सिस्टम कहते हैं। उसको इनकॉर्पोरेट करने में उनको तकरीबन 15 साल लगे। 15। अच्छा, जस्ट इन टाइम के लिए कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? तो एक बार याद रखना कि जो कंपनीज या जो मैन्युफैक्चरिंग्स हैवीली डिपेंडेबल ऑन इंपोर्ट्स होती हैं, सही है, जिसमें रॉ मटेरियल, या हैवीली डिपेंडेबल ऑन एक्सपोर्ट्स होती है जिसमें फिनिश मटेरियल, तो वो कंपनीज बहुत इजीली जस्ट इन टाइम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती। ठीक है, उनको बहुत लंबी चौड़ी पाइपलाइन इन्वेंट्री बनानी पड़ती है वर्क इन प्रोसेस करने के लिए, जिसमें उन्हें बड़ा लंबा अरसा दरकार है। लेकिन जो कंपनीज पाकिस्तान में हैं, जो कंपनीज सराउंडिंग्स में हैं, जो कंपनीज विद इन सिटी हैं, जिनके वेयर हाउसेज विद इन सिटी हैं, वो जस्ट इन टाइम इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। अगर एज सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स आपने आजकल के फिनोमिना को या कोविड-19 के बाद कंपनीज, प्रोसेसेस, बिजनेसेस को काम करते हुए देखा हो तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बिजनेसेस आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग इनटू जस्ट इन टाइम। कैसे? आपने आजकल देखा होगा कि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं और ऑनलाइन वाला आपको अक्सर ये कहता हुआ मिलेगा कि प्लीज़ मेक योर ऑर्डर 1 day बिफोर डिलीवरी, ठीक है, या एटलीस्ट 3 hours बिफोर डिलीवरी, बिकॉज वी हैव टू मैनेज इट। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ जस्ट इन टाइम, कि सबसे पहले आपको अपनी डिमांड को, आपको अपनी फोरकास्टिंग को, आपको अपनी इन्वेंट्रीज को इस तरीके से मैनेज करना है कि उनको जब ज़रूरत हो ना तभी वो पहुँचें, तभी वो सिस्टम में आए, तभी वो सिस्टम से निकलें, कि जब उनकी नीड हो, जब उनकी डिमांड हो, जब उनकी रिक्वायरमेंट हो, और कोई भी इन्वेंट्री आइडल ना हो। जब आजकल के केस में अगर कोई बिज़नेस रन कर रहा है, सपोज फूड मेकिंग का बिज़नेस रन कर रहा है, कोई चीज़ बना के पैक करके बेच रहा है, तो वो एक दिन पहले ऑर्डर की बात क्यों करता है? क्योंकि इस वक्त रॉ मटेरियल अरेंज करना एक हेफ्टी टास्क है,
एंड यू हैव लिमिटेड टाइम टू अरेंज एवरीथिंग एंड लिमिटेड टाइम ऑफ डिलीवरी। 8 से 5 के दरमियान ही आप डिलीवरीज भी कर सकते हो, आप रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए सिस्टम्स ऑटोमेटिकली जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट हो गए, जो कि जस्ट इन टाइम के मेन कॉन्स्टेंट्स है, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड क्वान्टिटी एंड श्योर शॉर्ट डिमांड। 3 चीज़ें जस्ट इन टाइम की बेसिक रिक्वायरमेंट है, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड श्योर शॉर्ट डिमांड, जो कि कोविड-19 ने ऑटोमेटिकली सिस्टम्स को कन्वर्ट कर दिया है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। अगर यही प्रोसेस और यही चीज़ों को लेके अगर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड बिजनेस से चलते रहें तो लॉसेस कम हो जाएंगे। देखो इन्वेंट्री ईवल क्यों है, इन्वेंट्री आपको लॉसेस करने पे मजबूर करती है। एक आप कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आपके पास अंदाज़ा है फोरकास्टिंग के ज़रिए, सही है, कि आपके पास XYZ अमाउंट ऑफ कांस्टेंट ऑर्डर्स आएंगे एक सीज़न में या एक क्वार्टर में, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ रफ आइडिया, अंदाज़ा, डिमांड, फोरकास्टिंग। बट इन रियल टाइम कभी पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है। आपने अगर डिमांड की, आपने अगर एस्टिमेशन की थी कि यू विल सेल 1000 मीटर्स, तो यू सेल 900 मीटर्स, 800 मीटर्स, 850 मीटर्स ऑफ क्लोथ। बाकी 100-150 मीटर के साथ आप क्या करते हो, यू सेल ऑफ इन अ लोअर प्राइस, यू सेल ऑफ इन डील्स, डिस्काउंट्स, सही है, ऑफ सीज़न सेल, ऑन सीज़न सेल, जिसकी वजह से कस्टमर की आप पे लॉयल्टी कम होना शुरू हो जाती है। कैसे कस्टमर वेट करता है फिर इन डील्स का, इन सीजन्स का, अगले सीज़न में, अगले साइकिल के अंदर आपके श्योर शॉट कस्टमर्स भी वेट करने लगते हैं कि यार जो चीज़ 1 महीने के बाद 4000 की मिलनी है, उसके लिए मैं 1 महीना पहले 10,000 क्यों खर्चूँ। बहुत सारे कस्टमर्स, आपके लॉयल कस्टमर्स टूट जाते हैं। अगर जस्ट इन टाइम पे आप चले जाओ तो कस्टमर्स को इस बात का खौफ होगा, इस बात का डर होगा कि आफ्टर सीज़न ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी, तो दे विल परचेज एंड दे विल परचेज ऑन द कॉस्ट, ऑन द प्राइस यू से टू देम। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम्स में बहुत सारी एफिशिएंसीज़ को लाने का काम करता है। अच्छा, आप लोग अगर अपने सिस्टम में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने क्लास में, अपने कल्चर में जस्ट इन टाइम को लाने की कोशिश करोगे ना, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको मिलेगी ना, वो मिलेगी टाइम की। यार वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को आपके सेकंड असाइनमेंट से देता हूँ। 15 दिन का टाइम था आप लोगों के पास सेकंड असाइनमेंट का, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा ही था बल्कि। तो आपके पास सेकंड असाइनमेंट का तकरीबन इतने दिन का टाइम था, एंड ये पूरा असाइनमेंट अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से रीड करके अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हो ना, तो इट विल टेक 4 आवर्स मैक्सिमम ऑफ योर लाइफ, 4 घंटे। लेकिन वो 4 घंटे 75% बच्चों ने आखिरी दिन या आखिरी दिन से 1 दिन पहले दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली डिज़ाइन ही जस्ट इन टाइम पे हुए हैं कि हमें आखिरी वक्त पे सारा काम करना है। हमें तभी करना है कि जब डेडलाइन आएगी। तो जब हम डेडलाइंस के इतने आदी हैं और जब हम डेडलाइंस से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं, तो वाई नॉट यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे, वाई नॉट यूज़ इन एज जस्ट इन टाइम। अगर आप जस्ट इन टाइम को अपने सिस्टम्स में इंकॉर्पोरेट करोगे, आपके पास इन्वेंट्रीज़ कम होंगी, इन्वेंट्रीज़ कम होने से वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होगी, लोगों का मयार बढ़ेगा, लोगों का कैलिबर बढ़ेगा काम करने का, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको जस्ट इन टाइम एज ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट इन टाइम से आप ये मत उनको समझाओ कि हम जस्ट इन टाइम आप पे इसलिए इम्पोज कर रहे हैं कि सिस्टम में इनएफिशिएंसीज़ हैं और इनएफिशिएंसीज़ को रिमूव करने के लिए हम जस्ट इन टाइम ला रहे हैं, बल्कि आप उनको ये समझा सकते हो, अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को, कि थ्रू जस्ट इन टाइम वी आर एडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू एंड वी आर नाउ 100% डिपेंडेबल अपॉन यू। नाउ लेट्स सी कि आप इसका रिस्पॉन्स कैसे देते हो, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ जस्ट इन टाइम में सबसे पहला एडवांटेज है वो है स्पेस, कि जस्ट इन टाइम की वजह से आपका टर्न अराउंड स्टॉक या स्टॉक टर्न ओवर टाइम कम हो जाता है। आपने शायद टर्न ओवर रेशो पढ़ा होगा, तो स्टॉक टर्न ओवर रेशो आपका आपका बढ़ जाता है। और आपके पास चूँकि टर्न ओवर स्टॉक का बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और जिससे आप काफ़ी अमाउंट ऑफ मनी सेव करते हो। और प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन में एक बात याद रखना, एवरी पेनी काउंट्स, एवरी डॉलर काउंट्स, एवरीथिंग इज़ अ कॉस्ट। अगर आप एक कस्टमर को आप बर्गर सेल कर रहे हो
और वो आपसे आके एक्स्ट्रा केचप मांग रहा है और आप उसको एक्स्ट्रा केचप एंड एक्स्ट्रा टिश्यू दे रहे हो ना, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम्स प्राइसिंग में नहीं इनकॉर्पोरेट की जाती। इसीलिए बहुत सारे कॉन्ग्लोमरेट्स, बहुत सारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा सेल करके भी लॉस में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्टिंग एफिशिएंट नहीं होती, और अगर कॉस्टिंग एफिशिएंट होती है तो उस कॉस्टिंग के अंदर जो चीज़ें मैटर करती है ना, उन पे काम नहीं किया गया होता। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपको हर पॉइंट को देखना है, आपको स्पेसेस को भी देखना है कि आप अगर कोई वेयर हाउस जो है एक्वायर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। देन सिस्टम के अंदर से जस्ट इन टाइम वेस्ट को मिटाता है। जब आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री नहीं होगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं होगी, तो यू विल प्रोड्यूस इट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, यू विल प्रोड्यूस इट इन सच अ वे दैट ऑलमोस्ट नो वेस्ट इज़ प्रोड्यूस इन द सिस्टम। वरना अगर आपके पास बहुत इन्वेंट्री हो, बहुत सारी चीज़ें हो, तो आप आराम से जो है ना उनको ख़राब करने में, उनको ज़ाया करने में वक्त नहीं लगाते, जो कि जस्ट इन टाइम का बिल्कुल एक ऑपोजिट वर्जन है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट साइज़, जब जस्ट इन टाइम सिस्टम को आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट साइज़ बहुत लो होती हैं। आपको बिज़नेस रन करने के लिए, बिज़नेस खड़ा करने के लिए बहुत बड़े आलीशान वेयर हाउसेस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आलीशान सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं होती, एंड बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पे आपको खर्च नहीं करना होता। तो आप बहुत अच्छे बिजनेसेस को, बहुत ऐसे बिजनेसेस को जो प्रॉफिटेबल हैं, जस्ट इन टाइम अप्लाई करके बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जस्ट इन टाइम का एक और एडवांटेज कि इट प्रोवाइड्स यू विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? विदाउट जस्ट इन टाइम जो नॉर्मल सिस्टम्स हैं वो डिपेंडेबल होते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे। आप बात करते हो ह्यूज लॉट्स की, हमने बात की थी ना इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, फिक्स कॉस्ट का पॉइंट, फिर वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट, फिर एक पॉइंट आता है कि वेरिएबल कॉस्ट का सिर्फ पॉइंट रह जाता है, फिक्स कॉस्ट का आंसर ख़त्म हो जाता है। वो पॉइंट होता है आपका इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का। तो विदाउट जस्ट इन टाइम सिस्टम्स एफिशिएंसी ड्राइव करने के लिए ना इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे जाते हैं। तो आपको बहुत लार्ज बैचेस प्रोड्यूस करना है। अच्छा, जितना बड़ा बैच प्रोड्यूस करना है इतनी ही हैवी मशीनरी लगाओगे, जितनी ज़्यादा हैवी मशीनरी लगाओगे उतना ही बड़ा उसका सेटअप टाइम होगा। सेटअप टाइम क्या होता है? मशीन का स्टार्ट होके, मशीन का रेडी होके, मशीन के प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने तक की तैयारी का जो टाइम है ना, उसको सेटअप टाइम कहते हैं। तो सेटअप टाइम जब मशीन्स का लार्ज होता है, जब सेटअप टाइम मशीन्स का मतलब हैवी होता है, तो ऐसे पॉइंट पे जस्ट इन टाइम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कैसे? आप स्मॉलर लॉट्स में प्रोड्यूस करते हो, छोटे लॉट्स में उसको प्रोड्यूस करते हो। छोटे लॉट्स में प्रोडक्शन की वजह से आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कस्टमर को इजीली उसका प्रोडक्ट दे सकते हो, आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन रन को चेंज कर सकते हो। और चूँकि आप स्मॉलर बैचेस में बना रहे हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है ना वो भी जल्दी रिकवर होती है। एंड जस्ट इन टाइम आपको एक टूल देती है कि आप अपनी और अपने एम्प्लॉयज़ की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सको, एड्रेस कर सको, एंड देन ये कोशिश कर सको कि ये फ्यूचर में ना हो। अगर हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ जाएं कि जहां हमने देखा था कि कटिंग, डाइंग एंड पैकिंग कंपनी है, तो डाइंग को पता है कि अगर मैंने 1 घंटा या 2 घंटा अपना प्लांट चला लिया ना, तो कटिंग के लिए पूरे दिन का सामान रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे सेकेंड शिफ्ट में जाके चलाना है, बीच में मेरे पास आइडल टाइम है। ये आइडल टाइम कभी कभार गड़बड़े भी पैदा करता है। या इस आइडल टाइम से गड़बड़ कैसे पैदा होती है? सपोज़ ये मशीन जो डाई कर रही थी ये ख़राब हुई, और ख़राब रही ये 2 घंटे या 3 घंटे। चूँकि इससे सिस्टम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, चूँकि इससे सिस्टम में कोई पॉज नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से सिस्टम स्मूथली चलता रहा। किसी को पता भी नहीं चला कि यार ये मशीन बंद हुई, मेंटेन हुई और सही हो गई। लेकिन अगर ये सिस्टम जस्ट इन टाइम होता और हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेबल होता, उस दौरान अगर ये मशीन बंद होती तो फिर सबको पता भी चलता, इसको एड्रेस भी किया जाता एंड डॉक्यूमेंट भी किया जाता, और ये कंफर्म किया जाता कि आइंदा इन लॉन्गर रन ये गलतियाँ ना हो। ठीक है, इसी तरह जिस चीज़ के एडवांटेज हैं उस चीज़ के डिसएडवांटेज भी हैं। जिस तरह आप लोगों ने सप्लाई चेन मेरा नाम देख के लिया था और आप अपने आप को कोस रहे हो, तो डिसएडवांटेज ऑफ JIT क्या क्या है कि आप सबसे पहले अपने आप को स्टॉक से हटा देते हो। आप मेक टू स्टॉक कंपनी नहीं रहते। ठीक है, आप मेक टू ऑर्डर बन जाते हो या असेंबल टू ऑर्डर बन जाते हो, जिसकी वजह से आपके पास स्टॉक्स नहीं होते। स्टॉक्स ना होने की वजह से आप कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज नहीं ले सकते।
फॉर एग्जांपल कोविड-19 के केस में जिस कंपनीज़ के पास स्टॉक थे वो किंग थी, जिन कंपनीज़ के पास स्टॉक नहीं थे वो लूज़ कर गई, वो पीछे रह गई। वो हो सकता है कि अपने अपने रन में पीछे रह गई, अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह गई। तो ये डिसएडवांटेज भी है। मैकडॉनल्ड का डिस्काउंट के लिए लेता है, वो आपको मिलेगा नहीं, सॉरी यार। Just in time is correction process for inventory? No, just in time is not the correction process for inventory. Just in time is a process where inventory is required and received when required. Just in time एक सिंपल प्रोसेस है कि जहाँ इन्वेंट्री सिस्टम में तभी आती है जब रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम का पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास स्टॉक्स नहीं होते, जिनकी वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर जाते हो जो कि शॉर्ट या लॉन्ग रन में आपके बिज़नेस में आ सकती हैं, ठीक है। फिर जस्ट इन टाइम की वजह से आपका अपने सिस्टम पे कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंडेंट हो जाते हो। आप सप्लायर डिपेंडेंट क्यों? तो क्योंकि सप्लायर जस्ट इन टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी थ्योरी के अंदर, और अगर सप्लायर की तरफ से कोई डिले हुआ या सप्लायर की तरफ से कोई गलती हुई तो वो सिस्टम की गलती कहलाएगी, सिस्टम का डिले कहलाएगा। तो आप जस्ट इन टाइम के अंदर कंट्रोल्स लूज़ कर जाते हो एंड सारा कंट्रोल्स आपके सारे रिमोट्स सप्लायर्स की तरफ से कर देते। इस स्मॉल इन्वर्टर यूज जस्ट इन टाइम ये डिपेंडेबल है। टोयोटा को छोटी कंपनी नहीं है। टोयोटा सुजुकी एंड होंडा के बोथ शेयर्स अगर आप मिला लो तो उससे 10 टाइम्स बड़ी है, बट टोयोटा यूज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम को यूज़ करने के लिए ना आगे जाके हम देखेंगे जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप ज़रूरी है। उन पार्टनरशिप्स को करना जो है ना वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप कल उठ के अपने बिजनेस को जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले तो सप्लायर्स डेवलप करने हैं, फिर वेंडर्स डेवलप करने हैं, फिर लोगों को डेवलप करना है, फिर सिस्टम को डेवलप करना है, फिर ट्रेनिंग डेवलप करनी है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एटलीस्ट एक स्मॉल से मिड साइज इंडस्ट्री को 3 से 5 साल लगते हैं जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट होने में, एंड मिड से लार्ज को एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो जस्ट इन टाइम इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, बट मुश्किल नामुमकिन नहीं है, और इसकी वजह से सिस्टम्स को लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। फिर जस्ट इन टाइम के डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स एक्सेलेंट प्लानिंग, कि जिस सिस्टम को जस्ट इन टाइम की ज़रूरत है वो सिस्टम को एक्सेलेंट प्लानिंग की ज़रूरत है, और इस एक्सेलेंट प्लानिंग के ज़रिए आप फोरकास्टिंग को बेहतर कर सकते हो। आप फोरकास्टिंग एक्यूरेसी आपको बढ़ानी पड़ती है, आपको आपके सिस्टम्स अच्छे करने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, क्योंकि जस्ट इन टाइम के अंदर आप सिस्टम की ट्रेसेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। फिर जस्ट इन टाइम आपको स्ट्राइक्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्राइक्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर स्ट्राइक्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर आपकी इन्वेंट्री चेन को रोक देते हैं, और इस इन्वेंट्री चेन पर आप डिपेंडेंट होते हो। तो इन्वेंट्री चेन के साथ साथ चलने के लिए आपको जस्ट इन टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। एंड लास्ट के आप किसी बिग ऑर्डर को, किसी बड़े ऑर्डर को, अनएक्सपेक्टेड बड़े ऑर्डर को केटर नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक्स आपके सिस्टम के अंदर बफर इन्वेंट्री या सेफ्टी स्टॉक नहीं है। अच्छा, जस्ट इन टाइम के प्री रिक्विजिट, यही बात मैं कर रहा था कि जस्ट इन टाइम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना आपको किन किन प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत है। तो जस्ट इन टाइम का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट है ना वो है परचेजिंग। हमारे सिस्टम्स के अंदर ये बात डेवलप है टू अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय बल्क परचेजिंग, बल्क ऑर्डर डिस्काउंट्स, ठीक है। और जस्ट इन टाइम इसके खिलाफ चल रहा होता है। तो सिस्टम के अंदर सबसे पहले जिस पॉइंट को आपको चेंज करना है या जिस पॉइंट में आपने चेंज लाना है वो है परचेजिंग। तो आपको नंबर 1 तो ये कि आपको बहुत सारे सप्लायर्स से अपना पोर्टफोलियो कम करना पड़ता है, और जिन सप्लायर्स के साथ आप काम कर रहे हो उन पर आप हैवीली डिपेंडेबल एंड रिलायबल होते हो। तो इस केस के अंदर आपको कोशिश करनी होती है कि आपके सप्लायर्स आपके साथ जस्ट इन टाइम पे वन पेज पे हों, जिसके लिए आपको उनको फाइनेंशियली भी, मॉरली भी एंड टेक्निकली भी सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको सप्लायर्स की इन्वेंट्रीज को प्लान करना पड़ता है, अपने प्लान्स उसके साथ शेयर करने पड़ते हैं, अपनी फोरकास्ट उसके साथ शेयर करनी पड़ती है, अपनी चेंजेस इन डिमांड उसके साथ शेयर करने पड़े। तो बेसिकली आपका सप्लायर्स के साथ ना आर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, फिर आप सप्लायर्स पे डिपेंडेबल होते हो। और ये बात मज़े की बात है कि ये बात सप्लायर्स को पता होती है, लेकिन चूंकि सप्लायर्स आपके साथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, फिर सप्लायर आपका सप्लायर नहीं, आपका पार्टनर बन जाता है।
जस्ट इन टाइम हर पॉइंट में को ना पार्टनर कहता है, एचआर को भी, सप्लायर्स को भी, सप्लाई चेन को भी, फाइनेंस को भी, मार्केटिंग को भी पार्टनर्स का नाम देता है। तो सप्लाई परचेजिंग के अंदर सप्लायर्स आपके वेंडर्स से हट के आपके पार्टनर्स बन जाते हैं। और आपको जस्ट इन टाइम रखते वक्त या जस्ट इन टाइम डेवलप करते वक्त एक बात समझना ज़रूरी है कि आपके पास ऑनलाइन ईडीआई या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये सिस्टम ना हो सिर्फ व्हाट्सएप का सिस्टम भी हो, बट सिस्टम एक्यूरेटली काम कर रहा हो। सिस्टम्स हर किसी के पास होते हैं, सिस्टम्स हर कंपनी के पास होते हैं, उसको एफिशिएंटली रन करना एक प्रॉब्लम है। तो सिस्टम्स हों या ना हो, एफिशिएंटली रन होना ज़रूरी। फिर जस्ट इन टाइम का जो एक और प्रीरेक्विजिट है वो है ट्रांसपोर्टेशन, कि जस्ट इन टाइम के अंदर आपको डिलीवरीज एज रिक्वायर्ड चाहिए होती हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप हैवीली डिपेंडेबल होते हो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे भी और अपने सप्लायर्स पे भी, जो आपको गाड़ियाँ एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको भी आपको जस्ट इन टाइम में अपना पार्टनर बनाना पड़ता है और उनके साथ क्लोज मॉनिटरिंग में काम करना होता है, ताकि आप अपने सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी ला सको। फिर वेयर हाउसिंग, क्योंकि मटेरियल मूवमेंट वेयर हाउस में होती है, और जस्ट इन टाइम का मतलब ये नहीं कि वेयर हाउस ना हो। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि वेयर हाउस में इन्वेंट्री भी तब आए जब रिक्वायर्ड हो। तो पार्ट्स एंड कंपोनेंट मस्ट बी डिलीवर्ड इन फ्रेगमेंट्स डायरेक्टली टू द पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर आप बल्क इशुएंस से हट जाते हो और आप इशुएंस बेसिकली हाथ रोक के कर रहे हो। तो जस्ट इन टाइम का सिस्टम ना बेसिकली आपको कंजूस बना देता है। आप एक बात समझ लो कि अगर आप सिंपली आप अपने सिस्टम में कंजूसी ले आओगे ना, हर चीज़ के अंदर, हर यूसेज की रिक्वायरमेंट, हर रिक्वायरमेंट की यील्ड, हर रिक्वायरमेंट का एमआरपी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, फिर आप सिस्टम को जस्ट इन टाइम बना लोगे। जब ज़रूरत है ना, अशद ज़रूरत है, तभी वो चीज़ मिलेगी। तो आप अपने सिस्टम को जस्ट इन टाइम बना लेते हो। यहाँ मुझे एक छोटी सी एग्जांपल याद आई कि हम जस्ट इन टाइम को इनकॉर्पोरेट या पढ़ते वक्त हीनो की और टोयोटा की मिसाल लेते हैं। तो मैं आपको एक टोयोटा की मिसाल देता हूँ जिसको आसान करके सिंप्लीफाई करके बता दो। सपोज जस्ट इन टाइम एक कार असेंबली सिस्टम पे अप्लाइड है इन टोयोटा, ठीक है। तो सबसे कॉमन चीज़ होती है टायर एंड टायर के बोल्ट्स, कि जो टायर को असेंबल करते हैं गाड़ी के साथ। जस्ट इन टाइम सिस्टम का मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि सिस्टम में से कितनी गाड़ियाँ गुजरेंगी। सपोज़ एक आदमी है कि जिसका काम है कि वो हर जो गुजरती हुई गाड़ी के साथ जो टायर है उसको फिनिश करेगा या कनेक्ट करेगा। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम के अंदर सुबह उस आदमी को गिन के उतने बोल्ट दिए जाएंगे जितनी गाड़ियाँ सिस्टम में से पास होंगी। सपोज 10 गाड़ियाँ पास होंगी, हर गाड़ी में 4 बोल्ट लगते हैं, तो सुबह उसको 40 बोल्ट मिलेंगे सिस्टम रन करने के लिए। और डे एंड पे अगर सिस्टम में कोई गाड़ी कम गुजरी है तो उसको वो वापस करना है। अब इस केस में आप देखो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक लेबर है जो उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा है, कि जो जस्ट इन टाइम पे एम्प्लॉयड है। तो उसको ये पता है कि अगर एक भी बोल्ट घूम गया ना, तो एक बोल्ट घूमने का मतलब है पूरी गाड़ी की चेन रुक जाएगी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बोल्ट तो मिलेगा नहीं, मुझे इन्हीं बोल्ट्स को यूज़ करना है। तो इस फिनोमेना से ना अपने माइंडसेट को खोलो कि जब ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा तो काम कैसे हो रहा होगा। मतलब बोल्ट रिसीव हो रहे होंगे तो वेयर हाउस वाला मैक्सिमम कोशिश करेगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोल्ट्स वो चेक करके ले। QA एंड QC वाले अपने प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जो बोल्ट्स रिसीव हो रहे हैं उनकी सैम्पलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि डिफेक्ट फ्री इन्वेंट्रीज़ को हम रिसीव कर रहे हों। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल वाला उसको काउंट करते वक्त कितना एहतियात से रख रहा होगा कि यार अगर मेरे पास 1000 बोल्ट हैं तो ये 1000 बोल्ट का मतलब 250 गाड़ियाँ हैं, अगर इनमें से एक बोल्ट भी कम हुआ तो एक गाड़ी कम बनेगी। फिर इशुएंस करते वक्त, फिर प्रोडक्शन में रिसीव करते वक्त एंड देन प्रोडक्शन में यूज़ करते वक्त हर कोई एहतियात से इस्तेमाल कर रहा होगा, हर कोई विजिलेंट होगा, हर कोई कोशिश कर रहा होगा कि गलतियाँ कम से कम हो। तो ऐसा सिस्टम जस्ट इन टाइम कहलाता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री के अंदर एलिमिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक है कि सेफ्टी स्टॉक सिस्टम में नहीं होता। सिस्टम के अंदर आप इन्वेंट्री के एरर्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हो, और ये ट्रेड ऑफ है। इसके अंदर आपको ऑर्डर साइज और टाइम बाउंड जो है ना वो आपको, अगर जस्ट इन टाइम सिस्टम नहीं है ना तो बड़े बड़े ऑर्डर साइज आप फ़ौरन निकाल सकते हो, लेकिन जस्ट इन टाइम सिस्टम होने की वजह से आपको आपका ऑर्डर बैच साइज कम करना पड़ता है। फिर जस्ट इन टाइम का एक बहुत जो मतलब इम्पोर्टेंट करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे, वो है प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन को जस्ट इन टाइम के साथ अलाइन करना ज़रूरी है।
कि प्रोडक्शन रन्स जो आपके हो रहे हैं वो शॉर्ट होंगे। प्रोडक्शन रन शॉर्ट होने की वजह से आपको सेटअप टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, सेटअप टाइम सिस्टम्स में आप कहाँ देखते हो? तो मैं आपको टैंक की अगर एग्जांपल दूँ तो टैंक की सपोज पाउच मेकिंग मशीन है, तो पाउच मेकिंग मशीन को अगर सेटअप करना है ना, या मैं कहूँगा कि कन्वर्ट करना है, मतलब आप टैंक ऑरेंज बना रहे थे और आपको टैंक पाइनएप्पल बनाना है, तो इसको हम ड्राई रन कहते थे। ये जो है ना ड्राई चेंज ओवर होता था, ये आराम से हो जाता था। इसमें सारे पार्ट्स जो कन्वेयर से कनेक्टेड थे वो डिसअसेंबल होते थे, क्लीन होते थे, और उसके बाद फिर लगते थे नया प्रोडक्ट रन करने के लिए। रन करते वक्त आपको रील लोड करनी होती है। रील लोड करने के बाद जो पाउच रन हो रहा है उसकी साइज़ का प्रिंटर लगाना होता था ताकि उस पर एक्सपायरी प्रिंट हो सके। हीटर्स चेक होते थे, हीटर्स गर्म होते थे, और हॉपर पे प्रोडक्ट लगता था। तो ये सारी चीज़ें सेटअप टाइम में आती थी। तो बिफोर जस्ट इन टाइम सेटअप टाइम हमारा 4 से 5 घंटे था। आफ्टर जस्ट इन टाइम इट टर्न अराउंड टू बी 2 आवर्स, बिकॉज आपने सिस्टम में चेंजेस लाए ना। आपको पता है कि मुझे हर मरतबा हॉपर के ये 4 पार्ट खोल के धोने पड़ते हैं, तो क्यों ना मैं इनकी 2 स्पेयर रख लूँ। जब मुझे चेंज ओवर करना है, मैंने खोला, दूसरे पार्ट लगाए, चेंज ओवर हो गया। धोने का और सुखाने का टाइम जो है वो मेरा बच गया, वो फिर बाद में होता रहेगा, अलग से होता रहेगा। तो सिस्टम में से हर वो पॉइंट, हर वो फ्लो जो सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उसको सिस्टम से निकालना जस्ट इन टाइम होता है। फिर मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल की मिसाल समझा दी कि क्वालिटी कंट्रोल फिर कोशिश करता है कि मैक्सिमम जो इन्वेंट्रीज एंड मैक्सिमम जो रिसीविंग हो रही है उसके अंदर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स आ रही हैं, डिफेक्ट फ्री चीज़ें आ रही हैं, और सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है। फिर सबसे लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्यों? क्योंकि पीपल को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बढ़ा रहे हो। जस्ट इन टाइम के अंदर आप मैन मेड सिस्टम बना रहे हो, लेकिन मैन डिपेंडेंट भी है, वो मैन मेड भी है, मैन डिपेंडेंट भी है। तो अब एचआर का काम है कि जो भी बंदा जिस भी पॉइंट पे अपना काम कर रहा है, नंबर 1 तो ये कि वो उस काम का अहल हो, मीन्स उसको वो काम करना आता हो, उस काम का उसको एक्सपीरियंस हो। बिकॉज अब गलती की गुंजाइश नहीं है, अब सीखने सिखाने की गुंजाइश नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सिस्टम में बंदा आएगा, उसके 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसके बाद 6 महीने एवेल्यूएट किया जाएगा और साल भर के बाद उसको निकालने का तैयारी करेंगे आप। अब सिस्टम में बंदा आएगा पहले दिन से काम करने के लिए, तो सिस्टम में फिर वही बंदा आएगा जो उस काम का एक्सपर्ट हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो सिस्टम में अवेलेबल बंदे हैं उनकी क्रॉस फंक्शनैलिटी ना बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कि वो सिस्टम के अंदर ट्रांसफरेबल होंगे, एक दूसरे का काम करना जानते होंगे। क्योंकि अगर कोई एक बंदा एब्सेंट है या चला गया तो सिस्टम में ओवर चेंजेबल बंदा अवेलेबल होगा, जिसके लिए सिस्टम में ट्रेनिंग्स में बहुत फोकस होगा। ट्रेनिंग्स ऑन JIT कल्चर, ट्रेनिंग्स ऑन क्रॉस फंक्शनल वर्क्स एंड ट्रेनिंग्स ऑन टीम वर्क। अब क्योंकि सिस्टम एक दूसरे पे हैवीली डिपेंडेबल है। बोल्ट्स की मिसाल ले लेते हैं कि अगर जो आदमी बोल्ट टाइट कर रहा है उसके पास से कोई बोल्ट गिरा और दूसरे ने देखा, तो दूसरा फ़ौरन आइडेंटिफाई करेगा और उसको बताएगा कि आपका ये बोल्ट गिर गया, आप प्लीज़ पिक कर लें, ताकि मशीन ना रुके। क्योंकि सबको पता है कि मेरे काम ना करने से बराबर वाले का काम भी रुक जाएगा। बराबर वाले का काम नहीं, पूरी क्लास का काम या पूरे सिस्टम का काम रुक जाएगा। अगर आप लोगों को ही एग्जांपल दूं कि अगर आप लोगों को पता हो कि अगर एक बंदा असाइनमेंट नहीं जमा कराएगा तो पूरी क्लास फेल हो जाएगी, तो मुझे यकीन है कि जो बंदा असाइनमेंट टाइम पे नहीं कर रहा होगा, हमारे भाई और हमारी बहनें उसके घर जाके उसको मार के उसको पीट के उससे काम कराएंगे कि यार अगर आपने नहीं किया तो हम सब भी आपके साथ फेल हो जाएंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम डेवलप हो तो उसमें टीम वर्क होगा। अब ये टीम वर्क बाय हुक भी हो सकता है, बाय क्रुक भी हो सकता है, ये आप लोगों पे डिपेंडेंट है कि जैसा सिस्टम वैसा डंडा, ठीक है। तो बट टीम वर्क सिस्टम में मौजूद होता है। एंड इसके बाद आपको मैनेजमेंट सिस्टम्स को, टॉप मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट के दरमियान कोलैबोरेशंस को, इन चीज़ों को मोटिवेट करना होता है। और इस मोटिवेशन के लिए डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं। जैसे टोयोटा की एग्जांपल दूं तो टोयोटा के अंदर सुबह ना रोज़ सुबह इंटर डिपार्टमेंट गैम्बा होती है। अब ये लॉन्ग टाइम मीटिंग्स नहीं है, मतलब अगर मैं टोयोटा का पूरा सिस्टम आपके सामने बताऊं तो आपको टोयोटा के प्लांट पे सुबह 8 बजे इन होना है। अगर आप 8 बजे से 1 मिनट भी लेट हो ना तो नंबर 1 तो उस दिन की आपकी एब्सेंट काउंट होगी, चाहे आप पूरा दिन काम क्यों ना करो। नंबर 2, जो आपको खाने के ऊपर डिस्काउंट मिलता है टोयोटा के प्लांट्स पे, अमूमन खाने के ऊपर ना हैवी डिस्काउंट मिलता है। तो उस दिन अगर आप खाना खाने गए तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको फुल प्राइस का खाना खाना है। तो कितना प्यारा किस्म का उन्होंने लॉ लगा दिया कि यार कोई आएगा
तो आए, बेशक आए, लेट आए, लेकिन लेट आएगा तो नंबर 1 एब्सेंट काउंट होगी, नंबर 2 के उसको खाने पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर आप जैसे आप 7 बजे प्लांट पे एंटर हो गए तो 7:30 बजे आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी है, पूरे प्लांट को एक्सरसाइज करनी है। वो 15 मिनट का ड्रिल होता है, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको फ्रेश किया जाता है। उसके बाद 15 मिनट की गैम्बा होती है, खड़े होके पूरा प्लांट इंटर डिपार्टमेंट इवन इंक्लूडिंग जीएम एंड सीईओ खड़े होकर एक मीटिंग करते हैं। कुर्सियाँ नहीं होती उस रूम के अंदर ताकि मीटिंगें लंबी ना हो। 15 मिनट की एक मीटिंग होती है जिसमें पूरा दिन का टास्क डिस्कस होते हैं एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद जो लंच टाइम है, लंच टाइम के अंदर पूरा प्लांट क्लोज कर दिया जाता है, लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, पावर सप्लाईज ऑफ कर दी जाती हैं ताकि कोई काम ना कर सके, और लंच टाइम और कैलुला का प्रॉपर टाइम दिया जाता है। एंड ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से आप जस्ट इन टाइम कल्चर्स को प्रमोट करते हो कि आपके पास शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम है। अब आपके पास 8 घंटे हैं और 8 घंटे के अंदर ही आपको वो सारा काम करना है कि जो आपको 15 घंटे में करना है ना, नॉर्मल सिस्टम में 15 घंटे में करना है। अब जैसे हमारा होली मंथ आ रहा है रमज़ान का, तो जो लोग जो काम 15 घंटे और 20 घंटे में करते हैं, सब स्पेशली वो लोग जिनको ओवर टाइम करना बहुत पसंद होता है, वो लोग क्या करते हैं कि आराम से आते हैं, 5-4 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं और कहते हैं बहुत काम है हमारे पास यार, हमारे से ज़्यादा काम कोई नहीं करता। और रमज़ान में इफ्तार से पहले वो अपना काम कंप्लीट करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम लायबिलिटी होती है, टाइम बाउंड कर दिया जाता है उनको। इसी तरह जो वैल्यू एडिशन की जो नॉन वैल्यू एडिड टास्क है वो हटा दिया जाता है। खाना खाओगे तो वॉशरूम जाओगे, तो ये सारी चीज़ें हटाने से वो टाइम बच जाता है। तो ये हर तरह का सिस्टम जस्ट इन टाइम बन जाता है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। बट आपको वो सिनेरियो सबसे पहले पता होना चाहिए, और नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब कोई सवाल? हैंड रेस करो अगर सोए नहीं हो तो। जी मरियम, वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्मॉल टू मिड टाइम, स्मॉल से लेके मिड टर्म जो कंपनीज़ हैं ना, उनको अगर जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करना है ना अपने सिस्टम में, तो इट विल टेक 3 to 5 ईयर्स। और अगर मिड रेंज से लार्ज बिजनेसेस है ना, तो इट कैन टेक अप टू 10 ईयर्स। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आपकी जस्ट इन टाइम पे लगती है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगती है, नंबर 1। नंबर 2 आपकी जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है ना, वो आपके वेंडर्स एंड सप्लायर्स डेवलपमेंट पे लगती है। अब जस्ट इन टाइम सिनेरियो को अगर आप अपने सिस्टम पे, अपने बिजनेस पे अप्लाई करके देखो तो समझोगे आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं, तो आपका सप्लायर आपसे करीब होना चाहिए ताकि अगर शॉर्ट में भी डिलीवरी चाहिए तो वो फ़ौरन आपके आके ला के दे दे। वर्जिश अगर आपका सप्लायर दूर है और आपको लार्ज चंक्स में डिलीवर कर रहा है तो वो जस्ट इन टाइम नहीं है। तो सबसे हर बिजनेस पे अप्लाई हो सकता है। इवन कि एक रोटी के बनाने वाला, एक बनकावा बनाने वाला भी जस्ट इन टाइम पे काम करता है, लेकिन डिपेंडेबल है। आप करोगे, आपके पास इन्वेंट्रीज नहीं होंगी, आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी तो आप एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, नंबर 2 आप कोई अनसर्टेन डिमांड को, अनफॉर्चुनेट डिमांड को कैटर भी नहीं कर सकते। आपने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि यार आज के मेरे रोज़ के मेरे 1000 बर्गर बिकेंगे, तो 1000 बर्गर के लिए आप जस्ट इन टाइम अप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर कोई एक बंदा आ गया जो 100 बर्गर एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो या तो आप उसको मना करोगे, या अगर उसको कैटर करोगे तो आपके नॉर्मल कस्टमर कैटर नहीं हो पाएंगे। तो ये इंटर डिपेंडेबल है, इसीलिए हर सिस्टम के अंदर फ्लॉ है। जस्ट इन टाइम कोई फ्लॉलेस सिस्टम नहीं है, बट अच्छा सिस्टम है। तो जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स जो है ना, उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एलिमिनेटिंग वेस्ट, सेटअप टाइम, लेवल, मिक्स प्रोडक्शन, कैन, इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जस्ट इन टाइम में, लीन ऑपरेशन में और टीपीएस में क्या फ़र्क है। तो 3 सिस्टम्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में काम करते हुए। एक को हम जस्ट इन टाइम कहते हैं, एक को हम टीपीएस या टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, और एक को लीन ऑपरेशंस कहते हैं। बाय द वे क्लास, आज आप लोग मतलब अच्छे मूड में आए हो या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि कोई सवाल ना होने के ना यही 2 रीज़न हो सकते हैं। आज हमारी वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं आई, मुनीबा आई गेस, स्टैंड अप कॉमेडी को जो मिस करें। नॉट फ्रॉम माई साइड, समझ आ रहा है बिल्कुल। थैंक यू अमीन साहब। जी रीमा, जी मुनीबा, जी जी
बिल्कुल। नहीं, अच्छी प्लानिंग होना एडवांटेज है, लेकिन आपको अच्छी प्लानिंग रखनी है, ये आपका डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेलेंट प्लानिंग की बात करते हो ना, तो एक्सेलेंट प्लानिंग में एलिमेंट्स क्या किए हैं? नंबर 1, फोरकास्टिंग डेटा। आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल हो और आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक्स एंड फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत हद तक एक्यूरेट हो। ठीक है ना? आज से 3 साल पहले अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसा होता था कि आपके महकमा मौसमियात वाले आपको कहते थे कि आज बारिश होगी, और आप लोग रेनकोट लेके निकलते थे और फिर आपको लू लग जाती थी। और किसी ना कहते थे कि आज बहुत गर्मी होगी और आप बाहर निकलते थे तो बारिश हो जाती थी। दिस वॉज नॉट एक्सीलेंट फोरकास्टिंग। ठीक है, दिस वॉज नॉट एक्सीलेंट प्लानिंग। फिर एक्सीलेंट प्लानिंग करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? 2-3 सैटेलाइट सेट करने पड़े, उन सैटेलाइट से डेटा रिसीवर्स चेंज करने पड़े, अपने डेटा को बहुत प्रो रेंज तक फोरकास्ट करना पड़ा, उसमें लोग ऐड करने पड़े। तो एक्सेलेंट फोरकास्टिंग डिसएडवांटेज लिए कि बहुत सारी कंपनीज में फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट होता नहीं, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता ही नहीं है। सप्लाई चेन वालों को कहते हैं यार खुद ही प्लानिंग कर लो, पिछले साल का डेटा उठाओ, 10% ऐड करो और प्लान कर लो। होता है ना रियल टाइम में। तो ऐसे सिनेरियोज पे जस्ट इन टाइम में नहीं चलते। जस्ट इन टाइम में एक प्रॉपर प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है कि जो चीज़ों को ट्विस्ट एंड टर्न करता रहता है विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब अगर जस्ट इन टाइम किसी भी डिपार्टमेंट में था और उसने ये फोर्सी कर लिया था कि यार कोविड-19 आने वाला है, तो बहुत सारी इन्वेंट्रीज को रोक लेता, ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स को रोक लेता, जिससे कंपनी को बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में जस्ट इन टाइम नहीं है। जी मुनीबा, जी अक्सा, मुनीबा, रिस्पॉन्सिवनेस, देखो रिस्पॉन्सिवनेस आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, एफिशिएंसीज आप सिस्टम में लेके आते हो। रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट क्या होता है या रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन क्या होती है? जो तब बनाती है जब रिक्वायरमेंट आती है, ऐसी बात है। तो जस्ट इन टाइम भी यही बात कह रहा है कि यार तब बनाओ या तब मंगवाओ कि जब ज़रूरत हो। ठीक है, नंबर 1 तो ये बात हो गई। अब एफिशिएंसीज क्या है? एफिशिएंट सप्लाई चेन क्या है? कि जो सप्लाई चेन की कॉस्ट को डाउन करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विदाउट जस्ट इन टाइम आप सप्लाई चेन की कॉस्ट को कैसे डाउन करते हो? ह्यूज चंक्स प्रोड्यूस करके, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके। तो जस्ट इन टाइम कहता है कि आप छोटे बैच बनाओ, इन्वेंट्री पे कम खर्चा करो, वेयर हाउस पे कम खर्चा करो। आपकी फिक्स कॉस्ट का मतलब आप बड़े लार्ज के लॉट बना के क्या करते हो? वेरिएबल कॉस्ट का आंसर कम करने की कोशिश करते हो। जस्ट इन टाइम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ो, आप फिक्स कॉस्ट का आंसर कम करने की कोशिश करो। आप छोटे बैचेस बनाओ, छोटे बैचेस के अंदर एफिशिएंसीज लाओ, सिस्टम में से वेस्ट खत्म करो। क्योंकि आजकल अभी जो सिस्टम चल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक डिज़ाइन है 1 से 2% वेस्ट के लिए। क्या अगर 100 चीज़ें बनेंगी ना तो 2 खराब ही होंगी। और जस्ट इन टाइम कहता है क्यों ख़राब होगी? क्वेश्चन तो करो क्यों ख़राब होती है? सप्लाई की तरफ से ख़राब आ रही है, हैंडलिंग में ख़राब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से ख़राब हो रही है, कस्टमर ख़राब करके वापस कर रहा है। चेक तो करो, और चेक करने से वो जो 2% है वो आप अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर सकते हो। सर कैसा रियल टाइम एग्जाम्पल देते हैं, उनको क्या डिफिकल्टी सेम करनी पड़ती है इम्प्लीमेंटिंग जीत है। पाकिस्तानी कंपनी के अंदर JIT इन रियल टाइम जो है ना, वो टोयोटा एंड टोयोटा के वेंडर्स पे एप्लीकेबल है और अप्लाइड किया हुआ है उन्होंने। टोयोटा एंड टोयोटा से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, इवन होंडा के जो स्पेयर पार्ट्स बना रही हैं, उन्होंने JIT को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और सबसे बड़ी और सबसे महंगी डिफ़िकल्टी जो उनको आती है ना, वो है रॉ मटेरियल्स। क्योंकि जस्ट इन टाइम अगर आपने रखा ना, तो आपको कोशिश करनी होगी कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रॉ मटेरियल जो है ना, वो इम्पोर्टेड ना हो, आप लोकली डेवलप करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंपनी के साथ सिनेरियो नहीं है। बट टोयोटा एंड टोयोटा से रिलेटेड जितने वेंडर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि या तो वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना हो, या अगर उनकी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हो ना, तो वो फिनिश प्रोडक्ट ना हो, असेंबल्ड प्रोडक्ट हो। मीन्स वो पाकिस्तान आके असेंबल हो रही हो, ताकि वो बल्क अमाउंट उनको मंगवाना ना पड़े जब ज़रूरत हो उस, और टाइम लाइन्स को मीट करना। जस्ट इन टाइम की एक और सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी है ना, वो है टाइम लाइन्स मीट करना। आप कितनी भी अच्छी फोरकास्टिंग कर लो, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड नेचुरल फिनोमिनाज आर देयर। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर जस्ट इन टाइम अप्लाई होने में ना थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी रह जाती है। अच्छा, तो 3 सिस्टम्स की हम बात कर रहे थे। जी मरियम, डन। अच्छा, 3 सिस्टम्स की हम बात कर जी।
देखो दो नहीं दो ही चीज़ें हैं ना, आपकी बात को कन्वर्ट करते हैं, दो ही चीज़ें, ठीक है ना। एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर क्या है, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ रिलक्टेंट होंगे, तो आप रिलक्टेंट एम्प्लॉयज़ को ठीक कैसे कर सकते हो? नंबर 1 मोटिवेट करके, क्या आप यार ट्रेनिंग दे के, मोटिवेशन दे के, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कर्ज नहीं एज बेनिफिट दिखा के, क्या यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। यहीं पे मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ हीनो पार्क की। जब हीनो पार्क ने JIT इम्प्लीमेंट किया ना, तो बहुत सारे लोगों ने वैसे रेजिस्टेंस दिखाई जैसे हम समझते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ वर्कर्स ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, उन्होंने इसको एज बेनिफिट एंड एज एडवांटेज लिया। नतीजा क्या हुआ कि हीनो पार्क के अंदर पेंट डिपार्टमेंट में एक वर्क करने वाला एक लेबर, वो 10 साल के अंदर मैनेजर बना उसी शॉप का, बॉडी शॉप कहते थे उसको, बॉडी शॉप का मैनेजर बना। क्यों? क्योंकि उसने टाइमली ट्रेनिंग ली, टाइमली अपने आप को डेवलप किया और जस्ट इन टाइम के साथ अपने आप को मतलब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को जस्ट इन टाइम के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ऐसी एग्जांपल्स देके यहीं पे मैंने, इसीलिए तो मैंने जस्ट इन टाइम के एलिमेंट्स के अंदर HR एंड जनरल मैनेजमेंट रखा है कि अगर HR ना हो ना, और HR सबसे पहले तो आपको अपने मतलब सीनियर मैनेजमेंट को समझाने के जस्ट इन टाइम के, फिर सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि किस डिपार्टमेंट में जस्ट इन टाइम कब अप्लाई करना। जस्ट इन टाइम पूरी कंपनी में एक साथ अप्लाई नहीं होता, डिफरेंट सेगमेंट्स में और डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई होता है। वेयर हाउसिंग पे सबसे पहले आता है और प्रोडक्शन में सबसे आखिर में आता है। बीच के अंदर सारे डिपार्टमेंट जो है ना, वो एक एक करके जस्ट इन टाइम पे कन्वर्ट होते हैं, इनके ऑडिट्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, सप्लायर्स मेरे हिसाब से जस्ट इन टाइम पे बहुत खुश होते हैं। सप्लायर्स खुद रिलक्टेंट होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी प्लॉट्स मैन्युफैक्चर करें और बहुत ज़्यादा, क्योंकि सप्लायर डिपेंडेंट है आप पे ना। आप उससे 1000 प्रोडक्ट ले रहे हो महीने की और 1 लाख प्रोडक्ट ले रहे हो महीने की, फ़र्क है। आप 1 लाख प्रोडक्ट ले रहे हो और 4 महीने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो और 6 महीने बाद उसको पेमेंट दे रहे हो, वर्सेस आप 1000 प्रोडक्ट ले रहे हो और हर महीने उसको पेमेंट कर रहे हो, सप्लायर इस पर खुश होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर जस्ट इन टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। बट ओनली एंड ओनली इशू कि जहाँ पे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा ओल्ड हो, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो, वहाँ पे जस्ट इन टाइम मुश्किल है। इसीलिए मैंने 3 से 5 साल दिए, वरना जस्ट इन टाइम का जो इंटरनल ऑडिट होता है वो 6 महीने के अंदर कंपनी को जस्ट इन टाइम सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकता है। आपको एक सिंपल ऑडिट करवाना है, ये ट्रांजेक्शन टाइम है, बिल्कुल ये ट्रांजेक्शन टाइम है। कैपेसिटी इंक्रीमेंट जो है उसके पास जो है ना, जो हमने कैपेसिटी इंक्रीमेंट के सेगमेंट्स पढ़े थे ना, तो एक सेगमेंट हमने पढ़ा था टाइम प्रीसीडिंग एंड टाइम फॉलोइंग डिमांड। तो जस्ट इन टाइम के अंदर कंपनी टाइम प्रीसीडिंग से टाइम फॉलोइंग डिमांड पे चली जाती हैं। फिर जो उनकी कैपेसिटी इंक्रीमेंट्स है ना, वो स्मॉल चंक्स में होते हैं और वो भी टाइम के साथ होते हैं, एक साथ। मतलब उनके रिसोर्सेज, चूँकि बात ये है कि जस्ट इन टाइम में रिसोर्स लिमिटेड है, सिंपल सी बात कि रिसोर्स लिमिटेड है, और रिसोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन करनी है। सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आपको आज पता हो कि आपको एक असाइनमेंट जमा कराना है, तो आप बाय हुक और बाय क्रुक उसी दिन असाइनमेंट जमा कराओगे। लेकिन आपको पता हो कि यार टीचर लीनियंट है, तो आप असाइनमेंट के टाइम तक टाइम पास करोगे, उसके बाद उसको मैसेज करोगे कि यार सर ये हो गया, यूँ हो गया, लैपटॉप शट डाउन हो गया, लाइट नहीं थी, अम्मी ने दूध मंगवा लिया था, और अब जो है ना मुझे एक्सटेंशन दे दे। यही जस्ट इन टाइम के अंदर होता है कि जस्ट इन टाइम के अंदर एक्सटेंशंस ख़त्म हो जाती हैं, जस्ट इन टाइम के अंदर नॉन कोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। आप 100% अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस होते हो। आपको आपके 8 घंटे का जवाब देना होता है। तो जब 8 घंटे का जवाब देने की बात आएगी ना, तो वो 8 घंटे में से बहुत सारे लोगों के 6 घंटे फारिग निकल आएंगे। और कोई जी नहीं था? JIT को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी होगी, क्या कह रही हैं आप? JIT को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आपको आपके सिस्टम के अंदर ऑडिट्स करनी होंगी। आपको आपके सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस से मॉनिटर करना होगा। मींस अगर दरवाज़ा भी खोलना है ना, तो उसकी SOP क्या है, कितने सेकंड लगेंगे दरवाज़ा खोलने में, कितने सेकंड लगेंगे डोर को पुश करने में, कितने सेकंड लगेंगे दरवाजे को बंद करने में। ऐसे 3-4 दफ़ा करोगे तो एक एवरेज टाइम आ जाएगा, सपोज़ 10 सेकंड।
तो वो 10 सेकंड स्टैंडर्ड है। अब 10 से 11 हो या 10 से 9 तो आपको सिस्टम में चेक करना है कि 10 से 8 9 क्यों हुआ, 10 से 11 क्यों हुआ, और ये बार बार रिपीट करना है। ये चीज़ें रिपीट करनी है। एक दफ़ा गलती करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 10 दफ़ा करेगा, 20 दफ़ा करेगा, 21वीं दफ़ा सही करेगा और उसके बाद ज़िंदगी भर सही करेगा। तो सबसे पहले तो सिस्टम्स के ऑडिट करने होते हैं, सिस्टम्स के अंदर से आइडल टाइम को रिमूव करना होता है, और उस आइडल टाइम रिमूवल के दौरान आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस पहले डेवलप करनी पड़ती हैं और फिर अप्लाई करनी पड़ती हैं। असल में ये मेरा कुछ फेवरेट सा टॉपिक है जस्ट इन टाइम, क्योंकि जब टोयोटा में हीनो पार्क के अंदर इंटर्नशिप की ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ही JIT उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो उस वक्त हमने काफ़ी वर्किंग्स की थी, काफ़ी SOPs बनाई थी, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को देखा था। तो उसकी वजह से ना जस्ट इन टाइम में थोड़ा इंटरेस्ट है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ये लाइफ मेकिंग है। अगर आपने एक कंपनी में JIT इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो आप समझो उस कंपनी के 10-15-20 साल आपने बचा लिए, 10-15-20 साल कंपनी को आगे ले गए। ठीक, तो JIT, TPS एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग, TPS टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये तीनों काम एक ही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी फिलॉसफी डिफरेंट है। जस्ट इन टाइम क्या है? जस्ट इन टाइम है फोर्स्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बट फोर्स्ड। क्यों? क्योंकि आपको पहले प्रॉब्लम को भी खुद आइडेंटिफाई करना है, उसका सोल्यूशन भी खुद देना है। तो इस सिनेरियो में जो है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ना वो कंटिन्यूस एंड फोर्स हो जाती है। आपको फोर्स मेजर आपको इम्प्लीमेंट करानी होती हैं चीज़ें। लेकिन TPS कहता है भाई आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ रिस्पेक्ट ऑफ पीपल रखनी है और स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस पे काम करना है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम JIT को इन्वेंट्री से नहीं, JIT को CI से, पीपल की रिस्पेक्ट से एंड SOPs या स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस से अप्लाई करता है। और लीन प्रोडक्शन सिस्टम कहता है कि सारे वेस्ट रिमूव कर दो, सारे सिस्टम्स कस्टमर सेंट्रिक होने चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए वही हम उसको देंगे विदाउट वेस्ट। काम तीनों एक जैसा ही कर रहे हैं, काम तीनों वेस्ट रिमूवल ही कर रहे हैं, बट डिफरेंट फिलॉसफीज के साथ। तो जस्ट इन टाइम सिस्टम्स पे या वेस्ट रिमूवल सिस्टम्स पे जो वेस्ट है ना, उसको जापानीज टर्मिनोलॉजी में मुडा कहा जाता है, MUDA। तो जापानीज टर्मिनोलॉजी के मुताबिक मुडास कौन कौन से हैं? मुडा को सिस्टम में हर उस चीज़ को कहा जाता है या देखा जाता है जो कि सिस्टम में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। आपकी क्लास में आपके साथ बैठा हुआ अगर क्लास में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, JIT के मुताबिक उसको उस क्लास से निकाल देना चाहिए। तो JIT बेसिकली सिस्टम के अंदर हर वो पॉइंट है कि जो सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, अब अभी इस वक्त ये तो बात ही नहीं हो रही कि वैल्यू ले रहा है वापस, वैल्यू ले रहा का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर कोई चीज़ सिस्टम से वैल्यू ले रही है या सिस्टम में बॉटलनेक बन रही है, वो तो मुड़ा है ही नहीं, उसको तो इस कैलकुलेशन से पहले निकाल देना। लेकिन अगर कोई चीज़ पड़ी है, आइडल है, लेकिन और सिस्टम में वैल्यू ऐड नहीं कर रही, JIT के मुताबिक वो मुड़ा है और उसको सिस्टम से एलिमिनेट कर देना चाहिए। इसके अंदर स्टोरेज, इंस्पेक्शंस, डिलेज, वेटिंग इन क्यूज, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, एनीथिंग जो कि सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, वो 100% मुडाज हैं। तो ओहनोस की जो थ्योरी है उसके मुताबिक 7 वेस्ट या मुडास क्या हैं? सबसे पहले है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन हम किसको कहेंगे? आपको नीड थी 1000 यूनिट्स की, आपने प्रोड्यूस किए 1010 यूनिट्स 10 सेफ्टी स्टॉक पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1000 में से 10 यूनिट तो ख़राब निकलेंगे ही, या 1000 में से 10 यूनिट तो वारंटी क्लेम में आएंगे ही, या 1000 में से 10 यूनिट रिप्लेसमेंट होगी ही। ऐसे सिस्टम्स में ओवर प्रोडक्शन मुडा कहलाती है। और इस JIT के या TPS के या किसी भी सिस्टम के मुताबिक, JIT लीन मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक ये मुडा है और इसको सिस्टम से रिमूव कर देना चाहिए। इसकी सिस्टम में कोई जगह नहीं है। अगर आपको 1000 का ऑर्डर है तो आप 1000 ही बनाएंगे, ना 999 ना 1001। फिर हैं क्यूज़ क्यों? क्योंकि क्यू का मतलब ये है कि एक बंदा फारिग है, दूसरा बंदा बहुत काम कर रहा है। वन इज अंडर यूटिलाइज एंड वन इज ओवर यूटिलाइज, दैट्स वाई यू हैव क्यूज। या योर ओवरऑल सिस्टम इज वर्किंग अंडर कैपेसिटी। तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका सिस्टम पूरा का पूरा अंडर कैपेसिटी काम कर रहा है, तब आपके पास सिस्टम में क्यूज लगेंगी, या आपके सिस्टम में एक पॉइंट अंडर यूटिलाइज है, तभी आपके सिस्टम में क्यू लगेंगी, और या आपका सिस्टम में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ओवर बर्डन है, जिसकी वजह से आपके पास क्यूज़ लगेंगी। तो ये भी अगर ऐसा कोई मतलब ओहनोस के मुताबिक क्यूज़ भी सिस्टम में मुड़ा है, उनको एलिमिनेट करना है। आपको सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि फिर आप
डिफरेंट शिफ्ट में काम कराते हो। अगर आपकी 12 घंटे की प्रोडक्शन अचीव करने के लिए किसी डिपार्टमेंट को 24 घंटे काम करना है ना, तो आप एक डिपार्टमेंट को 24 घंटे काम कराओगे ताकि दूसरा डिपार्टमेंट अपने पूरे 12 घंटे काम कर सके। उसी एग्जांपल को अगर लेके चलते हैं कि जैसे प्रोडक्शन वाले 9 बजे आते हैं और अपना प्रोडक्ट इशू करवाते हैं और फिर वेयर हाउस वाले इशूएंस करते हैं और उसमें 1 घंटा लगता है। तो अगर JIT उस सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप या तो प्रोडक्शन वालों को 9 की जगह 8 बजे बुलाओगे, या प्रोडक्शन वाले जाते वक्त अगले दिन की डिमांड वेयर हाउस को देके जाएंगे और वेयर हाउस वाले 9 की जगह 8 बजे आएंगे। 8 बजे वो सारा सामान निकाल के प्रोडक्शन फ्लोर पे पहुंचा देंगे ताकि 9 बजे जैसे ही प्रोडक्शन वाले आए प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से आप JIT को इम्प्लीमेंट करते हो। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि प्रोडक्शन वाले रात को अपनी डिमांड देके जाएँ अगले दिन की, वेयर हाउस वाले सुबह 1 घंटा जल्दी आएँ और 1 घंटा जल्दी आके वो सारी चीज़ें निकाल के रखें। इससे भी सिस्टम में JIT इम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल सिस्टम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का मूडा कहलाते हैं। ये सिस्टम के अंदर वेस्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट टाइम ऐड करते हैं, सिस्टम का थ्रूपुट टाइम बढ़ाते हैं, सिस्टम के अंदर बिला वजह की मूवमेंट ऐड करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बढ़ सकते हैं और जिसकी वजह से टाइम भी बढ़ता है। ये भी सिस्टम का मूडा कहलाता है। इन्वेंट्री मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। फिर है मोशन। अब जैसे मैंने दरवाजे की एग्जांपल दी, इसी तरह सिस्टम के अंदर डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट के अंदर पिकअप एंड डिलीवरी भी शामिल होती है। उस पिकअप एंड डिलीवरी के मोशंस किस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हो, इससे आप जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करते हो। ये कैसे करते हैं, ये रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस से। जस्ट इन टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है रेपिटेशन ऑफ वर्क। एक आदमी से एक काम 10 साल तक करवाते हैं ताकि वो काम में गलती ना करे। एक आदमी जो नट टाइट कर रहा है ना, उसकी ज़िंदगी नट टाइट में गुजर जाती है। वो CV में लिखता है मैंने 35 साल टोयोटा के अंदर दिए एक नट को टाइट करते हुए, 35 साल से रोज़ 8 घंटे नट टाइट कर रहा हूँ। तो एक काम को इतनी मरतबा कराते हैं कि उसके मोशंस एक तो स्टैंडर्ड हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन स्टैंडर्डाइजेशन से वो एफिशिएंसीज अचीव करते हैं। जो नॉर्मल आदमी 5 सेकंड में करता होगा, वो आदमी जो 10 साल से कर रहा है वो शायद 3.5 या 4 सेकंड में कर लेता होगा। तो रेपिटेशन ऑफ वर्क से सिस्टम के अंदर आप मोशन का मूडा रिमूव करते हो। फिर आता है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग क्या है, सपोज आप एक पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो। स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिस ये है कि पिज़्ज़ा जो है वो 20 मिनट्स के अंदर बेक हो जाना चाहिए। सही, आपका पिज़्ज़ा 20 मिनट्स में बेक नहीं होता, आप 1 मिनट एक्स्ट्रा उसको बेक करते हो। ये सिस्टम के अंदर ओवर प्रोसेसिंग का मूडा कहलाता है। अब ये क्यों होगा, नंबर 1 तो ये कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, आपकी मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही। तो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अलाइन करें कि यार मुझे मशीनरी ठीक करके दो, मेरे पास स्टैंडर्ड वर्क टाइम है 20 मिनट का, मैं हर पिज़्ज़ा पे 1 मिनट ऐड नहीं कर सकता। या आप अपनी वजह से ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हो और आपको स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस पता नहीं है, तो लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकता है और इनएफिशिएंट मशीनरी भी हो सकता है। दोनों सिनेरियो में सिस्टम के अंदर ये ओवर प्रोसेसिंग का मूडा रहता है जिसकी आपको रिमूवल की ज़रूरत है। और आखिरी है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। सिस्टम के अंदर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना है तो वो क्यों बना है, एंड देन आपको उस पर मतलब इस हद तक काम करना है कि वो आइंदा इस सिस्टम का पार्ट ना बने। इस सिनेरियो में आप सिस्टम से डिफेक्टिव प्रोडक्ट का मूडा निकालते हो और इन मूडास को रिमूव करने के लिए 5S टेक्निक्स हैं कि जिनको यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले है सॉर्ट एंड सेग्रीगेट। इसका मतलब ये है कि सेग्रीगेशन के दौरान आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जब आप सेग्रीगेट करते हो तो आपको ख़राब चीज़ें भी पता चलती हैं। तो सॉर्ट एंड सेग्रीगेट कहता है कि आप अपने सिस्टम में चीज़ों को लेने से पहले सॉर्ट, सेग्रीगेट एंड अलाइन करें ताकि आपको जो आप आगे इशू कर रहे हो या आप सिस्टम में दे रहे हो वो चीज़ डिफेक्ट फ्री हो। तो सॉर्ट एंड सेग्रीगेट कहता है व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट, कि आपके अगर किसी चीज़ पर डाउट है कि ये ख़राब होगी, आप उसको बाहर सिस्टम से बाहर निकाल दें ताकि जो चीज़ ख़राब है वो सिस्टम में एक्स्ट्रा टाइम ऐड ना करे। फिर सिंप्लीफाई एंड स्ट्रेटन। आप जस्ट इन टाइम के सिस्टम्स को या TPS के सिस्टम्स को स्पेशली देखेंगे कि वो बहुत सिंपल, स्ट्रेट एंड टू दी पॉइंट होते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स के अंदर आपके पास से बहुत सारे मसले मसाइल रिमूव हो जाते हैं। फिर है शाइन एंड स्वीप, मीन्स यू हैव टू क्लीन योर सिस्टम डेली ताकि अगर सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ आया है या आने वाला है आपको पता चल सके। आप अगर किसी चीज़ को रोज़ साफ़ करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ डिफेक्ट हो रही है, कहाँ से डिफेक्ट आ रहा है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है या होने वाली।
फिर स्टैंडर्डाइजेशन, SOPs एंड स्टैंडर्डाइजेशन आपको करना पड़ता है। सिस्टम में से वेरिएशन रिमूव करनी पड़ती है, सिस्टम में से हर वो चीज़ रिमूव करनी पड़ती है जिसकी SOP नहीं है या SOP नहीं बन सकती। और देन आखिरी चीज़, आपको सस्टेनेबिलिटी या सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करना होता है। आपको लोगों को इस बात को कम्युनिकेट या कन्वे करना होता है कि यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, यू हैव टू बी सेल्फ ऑब्सेस विद वर्क, ताकि सिस्टम एज JIT काम कर सके। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है कि आप अपने रिकॉग्निशन प्रोसेस को मतलब आइडेंटिफाई करते हो, उसको एग्जैजरेट करते हो, लोगों को टाइमली रिकॉग्नाइज करते हो और उस रिकॉग्निशन से लोगों को फ़ायदा मिलता है। 2 S और ऐड हुए हैं इन सिस्टम्स में, वो है सेफ्टी एंड सपोर्ट मेंटेनेंस। आपको आपके सिस्टम को सेफ बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम में मूडा कैसे ऐड होगा या मूडा कैसे रिमूव होगा कि जब सिस्टम सेफ काम कर रहा होगा और लोग इंजर्ड नहीं हो रहे होंगे बिला वजह, लोग हर्ट नहीं हो रहे होंगे और लोग इफेक्टिवली काम कर रहे होंगे। एंड योर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस आपके साथ काम कर रहा होगा इफेक्टिवली तो आपके सिस्टम में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो ये सारा काम बेसिकली सिस्टम में से वेरिएबिलिटीज़ रिमूव करने के लिए किया जा रहा है। वेरिएबिलिटी JIT सिस्टम के लिए क्या है? JIT सिस्टम के लिए वेरिएबिलिटी हर वो डेविएशन है जो स्टैंडर्ड वर्क प्रोसेस से सिस्टम को डेविएट कर रही है। सिस्टम को SOP से, स्टैंडर्ड वर्क प्रोसेस से जो भी चीज़ डेविएट कर रही है वो सिस्टम के अंदर वेरिएबिलिटी बढ़ा रही है। अच्छा, वेरिएबिलिटी की सोर्सेस क्या हो सकती हैं? तो सिस्टम के अंदर वेरिएबिलिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि आपको स्पेसिफिकेशंस ही ना पता हो। जैसे कि मैंने आपको पिज़्ज़ा की एग्जांपल में बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि 20 मिनट इसका कुकिंग टाइम है या 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, तो मैं 21 मिनट भी करूँगा, कभी 19 मिनट भी करूँगा, कभी 20 मिनट और 30 सेकंड भी करूँगा। तो जब मुझे स्पेसिफिकेशंस नहीं पता होंगे ना, या अगर यूँ कहें कि मुझे ये बात नहीं पता होगी कि कस्टमर किस तरह की चीज़ चाह रहा है, तो भी सिस्टम के अंदर वेरिएबिलिटीज़ आएंगी। मुझे पता होगा ना कि कस्टमर को स्ट्रॉन्ग क्रस्ट, थिन क्रस्ट पसंद है, थिन क्रस्ट 20 मिनट में बन जाता है, तो मैं फिर सिस्टम को 20 मिनट के लिए चलाऊंगा। फिर है पुअर प्रोडक्शन प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन इनकरेक्ट क्वांटिटीज़ एंड नॉन परफॉर्मिंग यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी मशीनरी, आपके प्रोसेसेस, आपका पूरा सिस्टम एक्यूरेटली काम कर रहा हो और इस एक्यूरेटली काम करने की वजह से इनकरेक्ट क्वांटिटीज़ ना बन रही हो सिस्टम के अंदर, या सिस्टम के अंदर नॉन कन्फॉर्मिंग यूनिट्स या नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ना बन रहे हो। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा टैंक की फिर से, कि टैंक के पाउच जब हम मैन्युफैक्चर करते थे ना, तो JIT से पहले हमारा जो स्टैंडर्ड था ना वो ये था, कार्टन का वेट इतना होना चाहिए। कार्टन के वेट के अंदर हमने 10-15 ग्राम का वेरिएशन रखा था। कार्टन के अंदर आते थे 24 पाउच, अगर 100 ग्राम का रखा था तो इसका मतलब ये कि हमने हर पाउच पे 5 से 10 ग्राम का वेरिएशन अलाउ किया हुआ था। मीन्स कि अगर 400 ग्राम का पाउच है तो वो 395 का भी बन सकता है, 405 का भी बन सकता है, 6 405 के बन गए, 6 395 के बन गए, हमारा सिस्टम स्टैंडर्ड में रहेगा। तो चूँकि हम लार्ज स्टैंडर्ड पे काम कर रहे थे, मीन्स कि हमने कार्टन के वेट को स्टैंडर्ड किया हुआ था और कार्टन के वेट की स्टैंडर्ड डेविएशन ±100 ग्राम थी, तो हमें सिस्टम में पता नहीं चलता था फ्लो कहाँ आ रहे। अगर सपोज कि अगर 10 अंडरवेट हो गए और एक भी एक्स्ट्रा ओवरवेट हो गया तो वो सिस्टम में मतलब पूरे वेट, कार्टन के वेट को स्टैंडर्डाइज कर देता था। लेकिन JIT के बाद हमें हर पाउच का वेट का स्टैंडर्ड करना था। मींस प्रोडक्शन के दौरान हर चौथे पाउच का वेट किया जाता था और अगर वो प्लस या माइनस है तो सिस्टम को रोक के सेट किया जाता था। इसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस हुआ थोड़े वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद जब उसको लॉन्ग टर्म में देखा गया तो 1000 टन की प्रोडक्शन में अगर 1% आप 1% आप गलत प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 10 टन प्लस या माइनस एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हो, या तो कम दे रहे हो कस्टमर को या 10 टन ज़्यादा दे रहे हो। और अगर ये 12 महीने पे डिवाइड किया तो तकरीबन 120 टन, जिसकी पाकिस्तानी रुपीज़ में उस वक्त आई गेस 3 बिलियन रुपीज़ बन रहे थे, 3 करोड़ रुपए बन रहे थे। तो 3 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम ऐसे मार्केट में फेंक रहे थे। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो 3 करोड़ रुपए को छोटी कॉस्ट तो नहीं है। पूरा JIT इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 2 करोड़ रुपए का बजट फाइनल हुआ था। तो JIT अपनी पूरी कॉस्ट एक ही साल में रिकवर कर गया। फिर है अननोन कस्टमर डिमांड। अगर आपको डिमांड ठीक से नहीं पता तो आप JIT कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कस्टमर की डिमांड की स्पेसिफिकेशंस और स्पेसिफिकेशन की बेस पे प्रोडक्शन JIT को एम्प्लाई करती है। भाइयों सब ठीक हो, जिंदा हो,
कहाँ हो? आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी। सुन तो रहे हो, लेकिन सुन रहे हो ऐसा तो नहीं कुछ और निकल के कहीं और। एज फार एज सप्लाई चेन इज कंसर्न, क्या एससी प्रिफर्स जेआईटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स। देखो, अगर सप्लाई चेन मूडा मूडा का कोई फुल फॉर्म नहीं है भाई। मूडा जो है जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है वेस्ट, और सप्लाई चेन के अंदर बर्डन डालता है। मेरे हिसाब से सप्लाई चेन के अंदर बर्डन नहीं डालता जेआईटी। जेआईटी सप्लाई चेन को सपोर्ट करता है, क्योंकि सप्लाई चेन का काम है कि इफ़ेक्टिवली ऑर्डरिंग करना, इफ़ेक्टिवली लोगों के साथ मेंटेन, मतलब कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना। और जेआईटी का कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए काम होता है। मतलब जेआईटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। तो मेरे हिसाब से सप्लाई चेन डिपार्टमेंट पे बर्डन नहीं डालता, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को हैवीली सपोर्ट करता है जेआईटी कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं जेआईटी पार्टनरशिप्स की। पार्टिसिपेंट्स जी अक्सा म्यूट हो गए यहाँ। नहीं नहीं नहीं, वेरिएबिलिटी बॉटलनेक नहीं होती। कैसे? दरवाज़ा खोल रहे हैं आप और आपके पास चाबी नहीं है, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी है या बॉटलनेक है? ये बॉटलनेक ही है, वेरिएबिलिटी नहीं है, ये बॉटलनेक ही है। ठीक है, आपको दरवाज़ा खोलना है और दरवाज़ा खोलने की चाबी नहीं है, ये बॉटलनेक है। जब तक चाबी नहीं आएगी तब तक आपने वेट करना है। ठीक है ना? चाहे आप कितने, मतलब आप सपोज आप घर से बाहर निकले और आप घर वापस आ रहे हो और आपकी वालदा के पास चाबी रह गई है। अब जब तक आपकी वालदा नहीं आएंगी ना, तब तक आप वहीं खड़े रहे हो, आइडल हो आप। ये है बॉटलनेक। और बॉटलनेक रिमूव कैसे हो सकता था? 2 चाबियाँ रख के, एक उनके पास होती है, एक आपके पास होती है। ये आगे बॉटलनेक। बट दरवाज़ा खोलने का स्टाइल, दरवाज़ा खोलने का टाइम, आपकी वालदा बुजुर्ग होंगी, आराम से दरवाज़ा खोलेंगी, उनको 1 मिनट लगेगा, आप चाबी लगाओगे फ़ौरन खोल दोगे। दिस इज़ वेरिएबिलिटी। कि आपको सिस्टम में से वेरिएबिलिटी रिमूव करनी है, चाहे आपकी वालदा खोले, चाहे आप खोलें, चाहे आपका भाई खोले, हर कोई 2 मिनट में वो दरवाज़ा खोलेगा। हंड्रेड % टाइम के साथ है। और दूसरा, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड के साथ भी है। कि वेरिएबिलिटी का मतलब ये भी है कि सिस्टम में हर वो काम जिसका या तो स्टैंडर्ड ना हो या स्टैंडर्ड बना हुआ ना हो। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ों का स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता। आप अगर कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंटिंग में कितना टाइम चाहिए। अब आप सपोज आप प्रिंटर के साथ काम कर रहे हो अपने ना, कभी किसी ने ये नोट किया कि एक A4 प्रिंटर में एक जो डेस्कजेट प्रिंटर है उसका एक A4 पेज प्रिंट होने में कितने मिनट या कितने सेकंड लगते हैं? नहीं किया होगा। बट अगर करे तो पता चलेगा कि हर 10 पेजेस के बाद 11वां पेज 10 सेकंड लेट प्रिंट होता है। दिस इज वेरिएबिलिटी। कि अगर आपने 11 पेज प्रिंट किए तो आपको सपोज 10 मिनट और 10 सेकंड लगेंगे, और अगर आपने 10 पेज प्रिंट किए तो 9 मिनट लगेंगे। तो ये एक्स्ट्रा 10 सेकंड जो है ना, हर 11वें पेज पे आपको लग रहे हैं। दिस इज वेरिएबिलिटी। अच्छा, जेआईटी पार्टनरशिप्स। बेसिकली जेआईटी को मैंने आपको बताया कि आपके इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप्स को वो पार्टनरशिप पे कन्वर्ट करता है। कैसे? आप सप्लायर्स के साथ जेआईटी पार्टनरशिप कैसे करते हो? सबसे पहले उनकी लोकेशन को बाहर के करीब लेके आते हो, फिर जेआईटी टेक्निक्स को सप्लायर पे भी अप्लाई करते हो, सप्लायर को ट्रेन करते हो, मोटिवेट करते हो, फाइनेंशियली उसको हेल्प करते हो कि वो भी जेआईटी पे आ जाए। फिर उसके साथ कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन रखते हो, अपनी डिमांड, अपनी फोरकास्टिंग उसके साथ शेयर करते हो, अपनी टाइमलाइंस उसके साथ शेयर करते हो, फिर राउटिंग डिटेल्स उसके साथ शेयर करते हो, आपका रूट क्या बनेगा, कहाँ से लेके आएंगे, आपको किस वक्त गाड़ी भेजनी है, किस वक्त गाड़ी खाली वापस आएगी। मतलब हर वो पॉइंट जो आपकी सप्लाई चेन से, आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेबल है, वो आप सप्लायर के साथ शेयर करते हो एंड सप्लायर को अपना पार्टनर बना लेते हो डेटा ट्रांसफरिंग में, डेटा शेयरिंग में। और आखिर बात के उसकी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हो कि आप उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। अगर आपका एक सप्लायर है जो आपके लिए बॉटल कैप्स बना रहा है, तो आप कोशिश करते हो कि उसके पास इतनी एफिशिएंट मशीनरी हो कि आपका प्रोडक्शन उससे सफ़र ना करे। इसके लिए आपको उसको फाइनेंशियल हेल्प भी करनी पड़ती होगी, लॉन्ग टर्म लोन्स भी देने पड़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर आप शिपिंग कंपनीज के साथ अपनी लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हो,
आप उसको ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स डिफाइन कर देते हो, कब कौन सी चीज़ आपको चाहिए, किस वेट की होगी, कब आएगी, कब निकलेगी, कब जाएगी। आप ईच एंड एवरी डिटेल प्लान, डिटेल फोरकास्टिंग, डिटेल रिपोर्ट्स के साथ शेयर करते हो ताकि वो आपके साथ एज JIT पार्टनर काम कर सके। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एडवांस शिपिंग नोटिस। अक्सर कंपनियां अपने शिपिंग लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ ASNs शेयर नहीं करती, जिसका नुकसान क्या होता है कि जब शिपमेंट पहुंच जाती है पोर्ट पे तब आप उसको इंटीमेट करते हो, जिससे शिपमेंट क्लियरेंस में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप ASNs के साथ शेयर करो तो वो शिपमेंट आने से पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ले जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से पहले सॉल्व हो जाए। फिर बायर्स के साथ आप कस्टमर की डिमांड को एक्यूरेटली प्लान करने के लिए कस्टमर के साथ बैठ के अपने प्लान्स, अपनी प्रोडक्शन शेयर करते हो कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ ये हैं, मैं इस वक्त ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ। आप भी अपने डिमांड प्लान्स को उसी की तरह से चेंज करें ताकि जो है हम दोनों एक पेज पे आ सकें। इसको आप EDI, SAP, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल्स किसी भी तरीके से इनकरेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप JIT के अंदर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स करते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। JIT आने के बाद आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम नहीं कर सकते। आपको इवेंचुअली लॉन्ग टर्म गोल्स पे, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस पे जाना होता है। एंड आखिरी क्वांटिटीज़ के लिए आपको स्मॉल लॉट्स प्रोड्यूस करनी है, आपको ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट यूज़ करनी है। और JIT जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट है। JIT के अंदर आप अपने पार्टनर्स पे, सप्लायर्स पे, बायर्स पे, कस्टमर्स पे, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे, सबऑर्डिनेट्स पे, सब पे आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्ड इन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे, लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज़ पे फोकस कर सकते हो। तो असल में JIT करना क्यों है? वेरिएबिलिटी जो है ना वो स्क्रैप के ज़रिए, सेटअप टाइम के ज़रिए, क्वालिटी प्रॉब्लम के ज़रिए, लेट डिलीवरीज के ज़रिए, प्रोसेस टाइम के ज़रिए आपको नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेंट्री लेवल जो है वो इन सब से ऊपर होता है और आपका इन्वेंट्री लेवल ना आपके इन सारे इवल्स को छुपा लेता है। लेकिन JIT आने के बाद चूँकि इन्वेंट्री लेवल्स डाउन होते हैं तो ये सारी चीज़ें उभर के आती हैं। अगर ये इन्वेंट्री के पानी का लेवल डाउन करे ना तो कश्ती स्मूथ नहीं चलेगी, ताकि सारे हिकअप्स पे हिट करेगी। तो जब इन्वेंट्री लेवल होता है तो इन सारी चीज़ों को ढांप लेता है, इन सारी गलतियों को छुपा लेता है। लेकिन इन्वेंट्री लेवल्स कम करने की वजह से ये सारी गलतियां उभर के आती हैं। आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम कितना स्क्रैप प्रोड्यूस कर रहा है, आपके सेटअप टाइम्स आपको कितना हिट कर रहे हैं, लेट डिलीवरीज की वजह से आप कितना बिजनेस लॉस कर रहे हो, क्वालिटी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको कितनी रिप्लेसमेंट देनी पड़ रही हैं, और प्रोसेस डाउन टाइम जो है वो कैसे सिस्टम को हिट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि यार अगर 2 घंटे आपकी मशीन बंद है और पूरी फैक्ट्री को फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम को बहुत हैवी रिवैम्प की ज़रूरत है। अगर 2 घंटे मशीन बंद हो तो और अगर यही सिनेरियो डिफरेंट हो कि 2 घंटे मशीन बंद होने से पूरी 2 घंटे फैक्ट्री बंद हो जाए तो फिर सिनेरियो क्या होगा और अब सिनेरियो क्या है। तो ये बात बेसिकली वेरिएबिलिटी आप बेसिकली इन्वेंट्री ईवल है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इन्वेंट्री इन सारी चीज़ों को छुपा लेता है, इन्वेंट्री इन सारी गलतियों को छुपा लेता है। और ये सारी गलतियाँ रिमूव करने के लिए सिस्टम में आपको इन्वेंट्री को जस्ट इन टाइम करना पड़ेगा। अब करें आप सवाल। 2 बंदे भाग गए पहले ही हमारे। कोई सवाल? यहाँ हैंड रेज होता है भाई, Q&A में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हैंड रेज कर दो, हम भी आपके जवाब सुन लेंगे। मरियम, शहरियार, क्लास का कोई सवाल नहीं है? हैरत की बात। चलो कोई मसला नहीं, अगले हफ्ते पता चल जाएगा जब JIT का जो है वो असाइनमेंट मिलेगा तो पता चल जाएगा अगले हफ्ते, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो गाइस, एंजॉय योर टाइम, टेक केयर, हैप्पी रमज़ान। इंशाल्लाह रमज़ान में मुलाकात करते हैं, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।